अध्याय 4 मेमोरी सिस्टम। मेमोरी के विकास का विषय कोई नया नहीं है। कम से कम 2000 सालों से इस विषय पर काफ़ी विचार किया गया है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई तरीकों एवं सिस्टम का आविष्कार किया गया है, जिनका उद्देश्य मेमोरी का कृत्रिम विकास था। प्राकृतिक तरीकों से वैज्ञानिक और तार्किक अभ्यास द्वारा मेमोरी का विकास करने के बदले हमेशा एक विचार रहा है कि हम प्रकृति के तरीकों को बेहतर कर सकते हैं, और एक योजना बनाई गई है कि किसी ट्रिक द्वारा मेमोरी को ऐसा तरीका सिखाया जा सकता है जिससे छुपे हुए खजाने मिल जाएंगे। इन तरीकों से अक्सर संगति का नियम अजीबोगरीब ढंग से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कई चमकीले सिस्टम बनाए गए हैं जो चरित्र और प्रकृति से निकली हैं, जिनके इस्तेमाल से याद करने की क्षमता में काफ़ी हानि हुई है। ठीक उसी तरह जैसे किसी शारीरिक सिस्टम में प्राकृतिक सहायता से हमेशा प्राकृतिक शक्तियों में कमी आती है। प्रकृति अपना काम बिना किसी सहायता के करना चाहती है। उसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है, निर्देश और सहायता दी जा सकती है, पर वह अपना काम खुद करना चाहती है, अन्यथा काम छोड़ देती है। संगति का नियम बहुत जरूरी है और यह प्राकृतिक मेमोरी प्रशिक्षण का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब इसे कृत्रिम सिस्टमों में डाला जाता है, परिणाम में ऐसा जटिल और अप्राकृतिक मानसिक सिस्टम बनाता है जिसका लाभ एक प्राकृतिक पेड़ की जगह लकड़ी के पेड़ से अधिक नहीं। ऐसे कुछ सिस्टमों में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका लाभ प्राकृतिक मेमोरी की ट्रेनिंग में उठाया जा सकता है, अगर उन्हें उनके अजीबोगरीब नियमों और जटिल संरचना से अलग किया जा सके। आइए कुछ ऐसे प्रमुख सिस्टमों को देखते हैं ताकि उनकी उपयोगिता जान सके। प्राचीन ग्रीक लोग मेमोरी सिस्टम को काफ़ी पसंद करते थे। 500 ईसा पूर्व में रहने वाला ग्रीक कवि सिमोनोइड्स इसके पहले जानकारों में से एक था और उसके काम ने ऐसे कई मेमोरी सिस्टम को विकसित किया है जिन्हें उसके बाद में अब तक प्रयोग में लाया जा रहा है। इस सिस्टम के आधार के साथ एक नाटकीय कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह कवि एक बड़े भोज में शामिल हुए जिसमें कई बड़े लोग थे। उन्हें घर से एक संदेश आया और वे भोजन समाप्त होने के पहले चले गए। उनके जाते ही उस हॉल की छत मेहमानों पर गिर गई, जिससे सारे लोग मारे गए और उनके शरीर इतने विकृत हो गए कि उनके दोस्त उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सिमोनोइड्स, जिसे स्थानों की गहरी याददाश्त थी, वह अच्छी तरह याद कर पाया कि किस क्रम में सारे मेहमान बैठे थे, इसलिए वह लोगों की पहचान कर सका। इस घटना ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने स्थान के आधार पर एक मेमोरी सिस्टम विकसित किया जो ग्रीस में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उस समय के बड़े लेखकों ने उसकी अनुशंसा की। सिमोनोइड्स का सिस्टम स्थान के विचार पर आधारित था। इसे द टॉपिकल सिस्टम के नाम से जाना गया। इसके छात्रों को मन में एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया जो कई हिस्सों, कमरों और हॉल में विभाजित थी। जिस चीज़ को याद करना होता था उसकी बिल्डिंग के किसी हिस्से में तस्वीर बनाई जाती थी और संगति एवं पहचान के आधार पर उसका समूहीकरण किया जाता था। जब किसी को कोई चीज़ याद करने के लिए कहा जाता तो वहाँ उस मानसिक बिल्डिंग की तस्वीर बनाता, फिर कमरों में काल्पनिक यात्रा करता और उन चीज़ों को याद करता जिन्हें वहाँ रखा गया है। ग्रीक लोग इस योजना की काफ़ी इज्जत करते थे और इसके अन्य तरीकों को पसंद करते थे। सिसेरो ने कहा था, जो मेमोरी को अच्छा करना चाहते हैं उन्हें कई जगहों को निश्चित करना होगा और जिन चीज़ों को याद करना है उनके संकेतों को दिमाग में रखना होगा, मानो वह वास्तव में वहाँ रखी गई हो। इस तरह उन जगहों का क्रम उन चीज़ों का क्रम तय करेगा और चीज़ों का संकेत उन चीज़ों की याद दिलाएगा ताकि हम उन जगहों का इस्तेमाल मोम के टैबलेट और संकेतों का इस्तेमाल अक्षरों की तरह कर सके। दूसरा तरीका छात्रों को सलाह देता है कि वह अपने दिमाग में अधिक से अधिक जगहों को संरक्षित कर ले जो कई कारणों से अलग हो, जैसे कि एक बड़ा घर कई अपार्टमेंट में विभाजित होता है। जो भी इसमें विशेष होगा वह दिमाग पर प्रभाव डालेगा ताकि विचार इसके हर हिस्से में बिना किसी हिचक और देरी के प्रविष्ट हो सके। वे जगह जो हमने कल्पना की हो, प्रविष्ट हो, चुनी हो, और छवियाँ या संकेत जो हमने आनंद से आविष्कार की हो। यह वह संकेत है जिन्हें हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम दिल में बसाना चाहते हैं। कई आधुनिक सिस्टम सिमोनोइड्स के आधार पर बनाए गए हैं और उनमें कुछ के लिए छात्रों के रहस्य के नाम पर ऊंचे दाम लिए गए हैं। यहाँ उदाहरण इस तरह के कीमती सिस्टम का रहस्य बताता है। एक संख्या में कमरों को चुनें और हर एक दीवारों को
और फर्श को विभाजित कर लें। कल्पना में 9 बराबर हिस्सों और वर्गों में 3 की कतार में प्रवेश के सामने की दीवार के पहले कमरे पर यूनिट है, दाहिनी दीवार पर 10 की इकाई है, बाईं दीवार पर 20 की इकाई है, चौथी दीवार पर 30 की इकाई है, फर्श पर 40 की इकाई है। 10, 20, 30 और 40 के अंक हर एक दीवार के ऊपर की छत पर स्थान है और 50 का स्थान कमरे के केंद्र में है। एक कमरा 50 जगह लगाए और 10 कमरे 500 जगह लगाए। इनको दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेने के बाद ताकि हम बता सके कि उनका स्थान और संख्या क्या है। यह ज़रूरी हो जाता है कि उनकी किसी परिचित चीज़ या संकेत से संगति बताई जाए ताकि उस चीज़ का नाम लेने पर वह जगह तुरंत याद आ जाए और उस जगह का नाम आने पर उस चीज़ की याद आ जाए। जब ऐसा कई बार किया जाए तो उन चीज़ों को शुरू से अंत तक किसी क्रम में शुरू से अंत तक या अंत से शुरू तक लिया जाए या फिर किसी चीज़ की जगह ली जाए। तब यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम जिन विचारों को याद करना चाहते हैं उनकी चीज़ों से संगति की जाए जिससे वे आसानी से याद आ सके और उस पर किसी भी क्रम में जा सके। इस तरह कोई इंसान कई सौ असंबंधित शब्दों या विचारों को एक बार सुनने पर किसी भी क्रम में याद कर सकता है। यह सिस्टम कृत्रिम और कठिन है। अनेक तथ्यों, विचारों और शब्दों की संगति बैठाकर समूहीकरण करके कुछ हद तक पोजीशन का विचार इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी इस तरह की किसी प्रक्रिया को आम जिंदगी में अपना पाना मुश्किल है और इस तरह के किसी सिस्टम को जिज्ञासा या मानसिक कलाबाजी से ज़्यादा नहीं समझा जा सकता। यही विचार कई अन्य सिस्टम और गुप्त तरीकों का आधार है। निकटता का विचार, जिसमें शब्द किसी अजीब माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको याद करना किन्हीं दो चीज़ों के संबंध की संगति पर आधारित है। हम अनुभव से पाते हैं कि जो भी अजीब गरीब है वहाँ दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव डालता है और वहाँ जितना ज़्यादा अजीबोगरीब है उसकी संगति उतनी ही आसान है। इस विचार पर बनाए गए सिस्टम कई असंबंधित शब्द और चीज़ों के लंबे क्रम को दोहराने में लगाए जा सकते हैं। इनकी ज़्यादा व्यावहारिक कीमत नहीं है और इनकी कीमत वसूलने का मतलब नहीं है। वे दोस्तों के मनोरंजन के इस्तेमाल के लिए ट्रिक और जिज्ञासा से ज़्यादा नहीं है। ऊपर का विवरण इस सिद्धांत की चाबी ही देता है। इस सिद्धांत के काम करने का तरीका इंटरमीडिएट्स और कोरिलेटिव को लगाने से सफल होता है, जैसे कि चिमनी और लीफ जैसे शब्द इस तरह जोड़े जाएंगे। चिमनी स्मोक यानी धुआं, वुड यानी लकड़ी, ट्री यानी पेड़, लीफ। आप पाएंगे कि इन कोर्सों में दिए जाने वाले सिस्टम और सीक्रेट तरीके बहुत कीमती हैं और ऊपर दिए गए कृत्रिम तरीकों के ही नए रूप हैं। पुरानी योजनाओं में नए परिवर्तन लाए जा रहे हैं। पुराने धुओं पर एक नए यंत्र बजाए जा रहे हैं। पुरानी घंटियों से नई आवाज़ें निकाली जा रही हैं और हर बार परिणाम एक ही आ रहा है, हताश और गुस्सा। बाजार में बहुत कम प्राकृतिक सिस्टम हैं। उनमें से अधिकतर में वह सूचना और निर्देश हैं जो उन्हें अपनी कीमत का हकदार बताते हैं। बाकियों के बारे में आप खुद तय कर लीजिए कि क्या वे खरीदने लायक हैं। इन कृत्रिम और अजीब सिस्टमों के बारे में कहा जा सकता है कि ये सारे सिस्टम सबसे साधारण और घटिया सिस्टम पर आधारित हैं। वे बेवकूफ़ी भरी संगतियों पर आधारित हैं जिनका प्रकृति में कोई आधार नहीं है और इसलिए वे ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं और वे मेमोरी को बेहतर नहीं बनाते। यह सिस्टम निरर्थक और अनुपयोगी हैं। वे मानसिक क्षमताओं को बेकार करते हैं। हालांकि हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर सकते। निमोनिक का सिस्टम बैसाखियों जैसा है। यह उसके लिए सही है जो चल नहीं सकते, पर स्वस्थ लोगों के लिए यह बाधा बन सकता है और जो अपने अंगों के व्यायाम से बेहतर काम कर सकते हैं। ट्रिक सिस्टम के बदले प्राकृतिक मानसिक क्रियाओं का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको मेमोरी की कलाबाजियाँ दिखाने के बजाय आपको दैनिक जीवन और काम में मेमोरी का बुद्धिमानी भरा हुआ और व्यावहारिक इस्तेमाल सिखाया जाएगा।